नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हिंदुस्तान में भी मौतों का आंकड़ा बढ़ा नहीं कि मानो मोदी विरोधियों के भाग्य का छींका टूट गया। बस फिर क्या था, देश की एक पूरी जमात पानी पी पी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे गालियां निकाल रही है मानो संपूर्ण भारतवर्ष में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हैं। यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि मोदी को गालियां निकालने वाले यह वही लोग हैं जिन्होंने पिछले वर्ष लॉकडाउन लगाने के बाद मोदी को भला बुरा कहने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। जबकि वास्तविकता यह है कि उस समय हिंदुस्तान में न तो पीपीई किट बनते थे, न पर्याप्त संख्या में मास्क उपलब्ध थे। बिल्कुल नया वायरस होने के कारण चिकित्सकों को कोरोना से लड़ने का कोई तजुर्बा भी नहीं था। यही नहीं, कोरोना वैक्सीन तो कहीं चर्चा में भी नहीं थी। ऐसे में यदि उस समय लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो शायद आज से भी ज्यादा बुरे हालात बन सकते थे। यही वजह रही कि सिर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठन ही नहीं अपितु दुनिया के कई देशों ने मोदी द्वारा नियत समय पर लॉकडाउन लगाने की दिल खोलकर प्रशंसा की। कोरोना से पहली जंग जीतने के बाद जब देश को अनलॉक किया जाने लगा तब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना से लड़ने का जिम्मा एक तरह से राज्यों को सौंप दिया। वैसे भी चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य सरकारों के ही अधीन रहते हैं। ऐसे में कोरोना से एक लड़ाई लड़ लेने के बाद यह मुख्यमंत्रियों को ही तय करना था कि उन्हें भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए अपने राज्य में कितने नए चिकित्सालय बनाने हैं, उनमें आईसीयू सुविधायुक्त कितने बेड रखने हैं, अन्य देशों में कोरोना की दूसरी लहर से जो तबाही मच रही है उससे सीख लेकर अपने यहाँ ऑक्सीजन की कितनी व कैसे व्यवस्था करनी है। साथ ही जब कोरोना संक्रमण बढ़ने लगे तो कोरोना के बेकाबू होने से पहले ही लॉकडाउन कब व कैसे लगाना है इसका निर्णय भी राज्य सरकारों को ही करना था। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, भाजपा हो या कांग्रेस अथवा किसी अन्य दल की सरकार, किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में चिकित्सा संबंधी ढांचे को सुधारने का कोई ठोस प्रयास ही नहीं किया। शायद वो मान बैठे थे कि कोरोना तो गया। वो भूल गए कि कोरोना वायरस इस धरती पर तब तक रहेगा जब तक हमारी सभ्यता रहेगी। दर्शक बंधुओं, आपको यह जानकर घोर आश्चर्य होगा कि देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थित चिकित्सालय में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा परिसर में ही बहुत ही आसानी से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सकता है। एक मध्यम श्रेणी के ऑक्सीजन प्लांट की लागत मात्र 2 करोड़ रुपए ही आती है, जो किसी भी राज्य के करोड़ों रुपए के चिकित्सा बजट में बहुत ही मामूली राशि है। यही नहीं, ऑक्सीजन प्लांट चालू करने के लिए किसी भी प्रकार के रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। बस होता यह है कि मशीन खुद ब खुद वायुमंडल से हवा लेती है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन को अन्य गैसों से अलग करके सिलेंडर में भर देती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज जो राज्य ऑक्सीजन के लिए हाय तौबा मचाकर मोदी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या अपने राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थित सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगवा सकते थे? जाहिर है बड़ी आसानी से और मात्र कुछ ही दिनों में ऐसा हो सकता था, लेकिन इसके लिए जो दूरदृष्टि चाहिए वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पास नहीं है। साथ ही आज जब कोरोना बेकाबू हो गया है तो राज्य के चिकित्सा प्रबंधनों पर जनता उंगली नहीं उठाए, इसलिए सारा ठीकरा मोदी के माथे फोड़कर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक बार पुनः मौत के सौदागर की मानिंद बनाना चाहते हैं।
इसके बावजूद मोदी ने देश के सभी हिस्सों में बहुत ही आसानी से और समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हाल ही में क्या किया है, उसे आप इस वीडियो के माध्यम से समझिए। डबल इंजन के साथ भागती हुई ग्रीन कॉरिडोर की ये रेल। अब इसके बारे में डबल इंजन क्यों बोल रहा हूं, जरा आप इसको समझिए। ये आपको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि भारतीय रेल और भारतीय सरकार किस तरह से काम करती है, किस लेवल पे काम करती है, आप ये समझ नहीं पाएंगे। ये पहला इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन है, आगे लगा हुआ है, पीछे डीजल इंजन लगाया गया। जानते हैं क्यों लगाया गया? कोई भी खराबी आ जाए, पावर फेलियर हो जाए, ग्रिड फेल हो जाए, लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर से जा रही है किसी भी हाल में। ये सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं है, ये बिजली से चलेगा, ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, डीजल अंदर भरा हुआ खुद से चलेगा। आर्मी का जब कोई कंटेनमेंट या युद्ध की जब नौबत आती है, तब हम इस प्रकार की प्रोटेक्शन लेकर चलते हैं। ये प्रोटेक्शन यहां ली गई। समझ में आ रहा है आपको? अगर ये इंजन फेल हो जाए, आप ग्रिड में आग लगा दीजिए, ग्रिड को फूंक दीजिए, बिजली चली जाए पूरे भारत की, तब भी ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस ये नहीं रुकेगी। ये धनाधन आपके जहां आपको जाना है वहां पहुंच जाएगी। अब इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में मैं 2-3 चीजें और दिखाता हूं। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस को ध्यान से देखिएगा। ये पहला पट्टा आपको खाली दिख रहा है, इसके बाद दूसरा भी खाली दिख रहा है। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि इन पर से उतर चुके हैं। बीच में जिन जिन स्टेशन पर देना था ऑक्सीजन, वो उतर चुके हैं। ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये 2 और बीच के खाली, आगे के भी खाली थे। तो जहां जहां उतरने थे वहां वहां ये टैंकर्स उतर चुके हैं और ये बाकी आगे जा रहे हैं। ठीक है, आप देखिए कितनी हाई प्रायोरिटी, दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी जो दी जा सकती है। रेलवे ये हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रेसिडेंट स्पेशल, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल को देती है, लेकिन आपके लिए कभी सरकारों ने नहीं सोचा। किसी सरकार ने आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बराबर में तवज्जो नहीं दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यह आदेश दिया था कि ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, स्पेशल ट्रेन चलेगी, ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से चलेगी, और उसको वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई जो प्रेसिडेंट स्पेशल को कराई जाती है, जो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल को कराई जाती है। यानी देश के राष्ट्रपति के बराबर की एक आम आदमी की जान को आंका गया। यह इस देश में पहली बार हुआ है। ना तो गुलाम भारत में आज तक ऐसा हुआ, ना आजाद भारत में आज तक ऐसा हुआ। बात करते हैं लोग, क्या बात करोगे आप? आपको जानकारी क्या है? पहले जानकारी लीजिए, आइए बात करते हैं हम भी। बताइए इससे पहले कितनी ऐसी ट्रेन चली हैं, हम भी देखना चाहते हैं। इतना कुछ करने के बावजूद मोदी के चुनावी रैलियों में भाग लेने पर जो लोग गालियां निकाल रहे हैं, उनसे मैं यह पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में आम चुनाव और कुछ स्थानों पर उपचुनाव के लिए जब मतदान तिथियों की घोषणा की, तब हिंदुस्तान का कौन सा राजनीतिक दल ऐसा था जिसने इस घोषणा का विरोध किया हो? एक भी नहीं। जी हां, जहां तक मुझे याद है, एक भी राजनीतिक पार्टी ने चुनावों की घोषणा का विरोध नहीं किया। इसके फलस्वरूप चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई और सभी राजनीतिक दल इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। अब दर्शक बंधुओं, आप स्वयं विचार करिए कि विपक्षी दलों के सभी छोटे बड़े नेता तो रैली करें और मोदी नहीं, यह कैसे संभव है? हां, माना कि मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि वो प्रधानमंत्री तब हैं जब भाजपा है। तो वो पार्टी जिसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, वो समय आने पर उस भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने और मजबूत करने का प्रयास ही नहीं करें। क्या यह संभव है? हरगिज नहीं। यही वजह है कि मोदी सत्ता और संगठन दोनों में सामंजस्य बिठाते हुए दिन रात कठोर परिश्रम कर रहे हैं। इतने पर भी उन्हें गालियां दी जाए या साधुवाद, यह आप जनता को तय करना है। और अब अंत में मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं कोरोना से मृत रोगियों का अंतिम संस्कार कर रही है।
कोरोना रोगियों की जिन लाशों को उनके अपने सगे भी हाथ नहीं लगा रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार करने वाली यह बहनें राष्ट्रीय सेविका समिति की स्वयं सेविका हैं। यह संगठन ठीक वैसा ही है जैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मरने वालों की जात क्या है, वो अमीर हैं या गरीब, इससे कोई मतलब नहीं रखने वाली यह स्वयं सेविकाएं जिस संगठन में गढ़कर तैयार हुई है, उसी संगठन में नरेंद्र मोदी का भी निर्माण हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, किसी के बहकावे में मत आइए। अपना देश सुरक्षित हाथों में है। कोरोना से पहली जंग भी हमने जीती थी और दूसरी भी हर हाल में जीतेंगे। बस आप थोड़ा धैर्य रखें, सकारात्मक रहें और कोरोना गाइडलाइन का पूरी कठोरता से पालन करें। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।